देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहन अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने कॉल सेंटर के ऑफिस से बाहर पार्किंग में लगी अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रोहन थक हार कर अपनी बाइक का तेल देखने लगता है। उसने देखा उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। बाइक का तेल खत्म होने की वजह से बाइक को अपनी ऑफिस में ही छोड़कर पैदल ही घर की तरफ जाने लगता है। वो जानता था रात के 11 बज चुके हैं और अब उसे कोई बस नहीं मिलेगी। रोहन का घर ऑफिस से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, जो मेन रोड का रास्ता था। पर रोहन अपने घर जाने के लिए जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचता है। पहले तो उसे उस रास्ते से जाने से डर लग रहा था, क्योंकि वो रास्ता जंगल का था लेकिन छोटा था और वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी। जो लोग भी वहाँ से जाते थे वो भी बस दिन के समय ही जाते थे। रोहन फिर अपने आप से ही बोलता है, यार क्या करूँ, मेन रोड से जाता हूँ तो 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जंगल वाले रास्ते से बस 3 किलोमीटर दूर में ही मेरा घर आ जाएगा। चलो इस जंगल वाले रास्ते से ही चलता हूँ, कई बार दिन के समय तो यहाँ से गया ही हूँ। रोहन शॉर्टकट रास्ते के चलते जंगल वाले रास्ते से ही जाने लगता है। वैसे तो रोहन डरता नहीं था, पर इतनी रात को जंगल से जाने में थोड़ा डर तो सभी को लगता है। रोहन चल ही रहा था, तभी उसे उसके थोड़े ही आगे एक औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, वो अपना सर नीचे की ओर करके रो रही थी। पहले तो रोहन वहीं रुक जाता है, पर वो इंसानियत के नाते उससे पूछने के लिए उसके पास जाता है कि वो यहाँ इतनी रात में जंगल में क्या कर रही है और रो क्यों रही है। रोहन उस औरत के पास जाकर बोलता है, बहन जी आप कौन हैं और आप रो क्यों रही है। रोहन की बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोलती और अपना सिर नीचे की ओर करके अभी भी रोती ही रहती है। उसने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था, इसलिए रोहन को उस औरत का चेहरा अभी तक दिखा नहीं था। रोहन अपनी बात जारी रखते हुए फिर से एक बार बोलता है, अरे बहन जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ इस जंगल में बैठकर रो क्यों रही है। इस बार वो औरत रोहन की बात सुन लेती है, पर कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर ऊपर की ओर करती है और रोहन को देखती रहती है। जैसे ही रोहन ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसका दिल थम सा गया और उसके हाथ पैर कांपने लग गए। रोहन ने देखा वो औरत कोई और नहीं बल्कि मधु आंटी थी, पर इनकी मौत तो लगभग 2 साल पहले ही हो गई थी। रोहन बिना टाइम गवाए वहां से पीछे की ओर भागने लगता है। रोहन कुछ ही दूर गया था तो उसने देखा कि उसके ठीक आगे एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। रोहन भागते हुए उस आदमी के पास जाता है और हाँफते हुए बोलता है, अंकल मुझे बचा लो। रोहन की बात सुनकर वो आदमी बोला, क्या हुआ बेटा और किससे बचाने के लिए बोल रहे हो। इस पर रोहन हकलाते हुए बोलता है, वो वहाँ भूत है। रोहन की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो अब कहाँ है तुम्हारा भूत। रोहन ने उसे अपने हाथ का इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ पर है। वो आदमी फिर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं भी देखूं। इतना बोलकर वो आदमी रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। रोहन उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर रोहन कुछ कर नहीं पा रहा था। रोहन को लेकर वो आदमी उसी जगह पर आ गया था जहां पर अभी कुछ देर पहले उसने मधु आंटी को देखा था, पर अब वो वहां नहीं थी। रोहन इधर उधर मधु आंटी को देख ही रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उस आदमी की ओर देखता है
पर अब वो आदमी भी नहीं था। रोहन डरते हुए उस आदमी को आवाज देता है, अंकल अंकल कहाँ हैं आप? जब उसको वो आदमी कहीं नहीं दिखता तो फिर से रोहन समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो वहां से भागने लगता है। भागते भागते रोहन अचानक से रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। वो देखता है कि वही आदमी अब भी पहले वाली जगह पर ही बैठा है और बीड़ी पी रहा था और उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस आदमी की वो मुस्कान रोहन का खून जमा रही थी। रोहन जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है तो उसकी सांसें फिर से थम जाती है। उसका दिल मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। उसने देखा कि पीछे मधु आंटी खड़ी थी और उसका चेहरा सफेद और फटा हुआ था। उसके चेहरे पर जगह जगह से खून निकल रहा था और मधु आंटी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रही थी। वो जितना पास आ रही थी वैसे वैसे रोहन का दिल की धड़कन और तेज होता जा रहा था। मधु आंटी रोहन के पास आकर रोते हुए बोलती है, उसने मुझे क्यों मारा था? मेरी क्या गलती थी? रोहन डरते हुए बोलता है, किसने मारा? अब गुस्से में आकर बोलती है मधु आंटी, तेरे बाप ने। उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और जब मैंने अपने पैसे मांगे तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। आज बड़े दिनों के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तेरे बाप ने मुझे इसी जगह पर मारा था। अब मैं तुझे। इतना बोलकर मधु आंटी हंसने लगती है। रोहन अब विनती के सुर में बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने तो आपको नहीं मारा। रोहन की बात सुनकर मधु आंटी हंसने लगती है और जोर से हंसते हुए बोलती है, इधर मैं तुझे मारूंगी और वहां तेरा बाप तेरे गम में मरेगा। इतना बोलकर वो रोहन के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। रोहन की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। उस कार में 2 पुलिस वाले थे। शायद वो उस रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनके आते ही मधु आंटी पता नहीं कहाँ गायब हो गई और इस तरह से उस रात रोहन की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वीरू बाइक चला रहा था और किशन वीरू के पीछे बैठकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल वो दोनों अपने एक तीसरे दोस्त समीर के नए घर की पूजा में गए हुए थे और अभी फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे हैं। हालांकि समीर ने दोनों को उसके नए घर में रुकने के लिए कहा था, पर क्योंकि कल ही कॉलेज में दोनों का एग्जाम था, इसलिए दोनों समीर को मना करके घर के लिए निकल गए। बाइक चलाते हुए ही वीरू ने एक नजर अपनी हाथ घड़ी पर डाला तो समय देखकर हैरानगी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। वक्त पानी की तरह बह रहा था, जो कि गर्मी के मौसम में स्वाभाविक ही था। वीरू अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे किशन ने कहा, समीर ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया है, मगर बहुत ऑफ एरिया में क्यों? इस पर वीरू बोला, बात तो तेरी ठीक है, पर आने वाले कुछ सालों में ये एरिया भी लोगों से भरी जाएगा। दरअसल वो दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फिलहाल वो दोनों जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। बहुत देर से उन दोनों को कोई दुकान भी नहीं दिखा था जहां वो दोनों थोड़ा ब्रेक ले सकें, मगर ज्यादा देर तक ये परेशानी टिकी नहीं। थोड़ा और आगे जाते ही उन दोनों को सामने की तरफ एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान नजर आया। उन दोनों ने सोचा
क्यों न यहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ ठंडा वंडा पी लिया जाए। लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक को ठीक उस दुकान के पास रोका और दुकान के अंदर चले गए। वहां आसपास 2-4 घर भी थे। अभी वो दोनों दुकान की एक चेयर पर बैठकर ठंडा पी ही रहे थे कि तभी उस दुकानदार ने उन दोनों से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुकानदार की बात सुनकर किशन ने जवाब दिया, जी हम तो बेलपुर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार ने कहा, बेलपुर? अच्छा, शॉर्टकट रास्ते से जाइएगा? इस पर वीरू ने दुकानदार से पूछा, शॉर्टकट रास्ता? कौन सा शॉर्टकट रास्ता? हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से बेलपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है, हमें पता नहीं था। इस पर दुकानदार ने कहा, शॉर्टकट रास्ता तो है, मगर उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर किशन बोला, अच्छा वो रास्ता किधर है, बस आप हमें इतना बता दीजिए। किशन की बात सुनकर दुकानदार ने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। पूरा रास्ता उन दोनों ने समझ लिया, जिसके बाद वो दोनों मुश्किल से 5 मिनट ही उस दुकान में रहे होंगे और फिर दुकानदार के पैसे चुकाकर दोनों बाइक पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक वीरू की घड़ी में 10:30 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। तभी किशन ने बाइक चला रहे वीरू से कहा, वो दुकानदार ने जो रास्ता बताया समझ लिया ना तूने? इस पर वीरू ने कहा, हाँ समझ लिया, पर उसने तो कहा था कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ना यार, हम लोग सीधे रास्ते से ही चलते हैं। इस पर किशन ने कहा, अबे नहीं यार, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे और कल एग्जाम भी तो है हमारा। जितना जल्दी घर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीरू को भी लगा किशन ठीक ही बोल रहा है, इसलिए वो भी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद उनकी बाइक उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता सीधा जाता था और एक शॉर्टकट। लिहाजा वीरू ने बाइक को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो शॉर्टकट रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और घने जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वीरू ने किशन से कहा, भाई इस रास्ते पर जाना है, छोड़ना यार, वापस लौट जाते हैं। मगर किशन वो कहां किसी की सुनने वाला था। उसने वीरू की एक ना सुनी और चुपचाप उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। वीरू उसकी बात मानकर चुपचाप बाइक चलाता रहा। हालांकि वीरू भी डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं उस रास्ते पर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से आती किशन की एक आवाज ने उसकी सारी बेचैनी को जैसे खत्म कर दिया। वीरू वो देख, इस रास्ते पर किसी का घर भी है और तू इस रास्ते से आने से डर रहा था। वीरू ने रोड के एक किनारे पर देखा तो सच में रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी सी औरत झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर वीरू मन ही मन में मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो कितना डरपोक है। छोटी छोटी बातों में वो कितना डर जाता है। मगर वीरू को एक और बात ये भी अजीब लग रही थी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अपने घर के बाहर झाड़ू क्यों लगा रही है। आमतौर पर तो झाड़ू शाम को लगाया जाता है। खैर, वीरू ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाइक चलाता रहा। उस रास्ते को लेकर वीरू के मन में जो डर था वो अब पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। मगर उसे पता नहीं था कि असल डर से तो अभी उसका सामना ही नहीं हुआ है। आने वाले खतरे से अनजान वीरू और किशन गाना गुनगुनाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीरू की नजर रोड के किनारे बनी उसी झोपड़ी पर गई
जिसे अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों पार करके आए थे। इस झोपड़ी के बाहर भी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी, मगर ये कैसे हो सकता है? जिस चीज को वो लोग पार कर चुके हैं वही चीज दोबारा कैसे दिख सकती है? वीरू का डर अचानक से 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कांपती आवाज में पीछे बैठे किशन से कहा, भाई वो देख, फिर से वही झोपड़ी बुढ़िया। वीरू की बात सुनकर किशन ने उस तरफ देखा। पहले पहले तो वो भी थोड़ा चौंक सा गया, पर क्योंकि किशन बहुत ही हिम्मत वाला था इसलिए उसने वीरू से कहा, जरूरी थोड़ी है ये वही झोपड़ी और वही बुढ़िया हो, हमने उस बुढ़िया को करीब से थोड़ी देखा है। किशन ने वीरू का डर कम करने के लिए ये बोल तो दिया था, मगर वो भी समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। वीरू भी अब काफी डरने लगा था, मगर उन दोनों के पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के दूसरा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने वही किया। उस झोपड़ी को पार करके वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उन्हें तीसरी बार वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। अब तो वीरू की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, मगर किशन वो अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था। उसने वीरू को बोलकर बाइक को उस झोपड़ी के पास रुकवाया और फिर वीरू से कहा, जरा अपनी हाथ घड़ी देना तो। वीरू इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे अपनी हाथ घड़ी पकड़ा दी। किशन ने वीरू के हाथ से घड़ी लिया और उस घड़ी को उस झोपड़ी के पास जमीन पर फेंक दिया और वीरू से आगे चलने के लिए कहा। वीरू को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये किशन कर तो कर क्या रहा है, मगर उसके पास किशन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने बाइक को आगे बढ़ा लिया। वहां से कुछ आगे जाते ही उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। उस झोपड़ी के पास ही में वीरू की घड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। वीरू ने अपनी घड़ी के पास बाइक रोका और बाइक से नीचे उतरकर किशन घड़ी को देखने लगा। किशन ने जब घड़ी को हाथों से उठाकर वक्त देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे, मगर अजीब बात तो ये थी कि जब उसने घड़ी को जमीन पर फेंका था तब भी वक्त 12:05 का ही हो रहा था। किशन समझ गया कि वो लोग छलावे के जाल में फंस चुके हैं और अब उनका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी किशन ने वीरू से कहा, देख तू डर मत, बस तू बाइक चलाते रहना, मैं जब तक बाइक रोकने के लिए ना कहूं तू बाइक मत रोकना। चूंकि किशन एक पंडित का लड़का था तो वीरू का इस पर विश्वास करना बनता भी था, जिस वजह से वीरू ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वीरू ने जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया तभी किशन ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से भभूत की पुड़िया निकाली और भभूत को रास्ते पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रहा था, मगर जैसे जैसे वो बोल रहा था वीरू को उस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। और इस तरह से उस रात किशन की समझदारी के चलते दोनों की जान बच गई। मगर वो रास्ता कहते हैं कि उस पर अभी भी छलावों का राज है और रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।